हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत सारे पर्सन भी करे थे। आज की क्लास में भी हम पर्सन ही करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस जो होंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज होता जाएगा। और मैंने बताया था 3 से 4 क्लास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होने वाली है। तो आज दूसरी क्लास है, मैंने लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ नहीं है क्या? हाँ तो लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2, ठीक है। अब क्या है कि आज क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करूँ, उसे आप भी नोट करो, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला हो जाएगा, लेक्चर जो हो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि मैं एडिटिंग में उसका पिक्चर ऐड कर दूँ, ठीक है ना। तो यही करेंगे, तो मैं एडिटिंग करके यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे नीचे कर दूंगा, ठीक है ना। आपको दिख जाएगा जब आप वीडियो देखोगे। तो उसके अंदर क्या है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पॉज करके, फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो तुरंत ही क्वेश्चन बता लूंगा और मेरे पास सारे के सारे क्वेश्चन एक नोट्स हैं, मतलब नोट्स बना रखे हैं, उनमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं तो वहां से देखता रहता हूँ ऐसे कि हाँ ये क्वेश्चन कराना है, अगला ये क्वेश्चन कराना है, अगला ये क्वेश्चन कराना है। आपके लिए यहाँ पे एडिटिंग में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना भैया। ओके, देन जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्यू आवेश है उसको हमने वर्टिकली यानी वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। तो ये ओरिजिन मान लेता हूं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये वाई एक्सिस है, इसमें हमने इसको वी वेलोसिटी देख के फेंका है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस चार्ज पार्टिकल का, क्यू इसका चार्ज है और मास इसका एम है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, पाथ का इक्वेशन क्या होगा। तो ये हमसे पूछा गया है, यानी आपको कुल मिलाकर इसका लोकस फाइंड करना है, ठीक है ना भैया। हाँ तो देखो जरा ध्यान से, इसका लोकस कैसे फाइंड करेंगे। और ग्रेविटी बताई नहीं, नेगलेक्ट ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी को आपको नहीं मानना। अब ध्यान से इसका सॉल्यूशन सुन लीजिए। देखो ये क्यू आवेश है, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो mg इस डायरेक्शन में लगना चाहिए था बट नहीं लगेगा क्योंकि g है ही नहीं। तो इस यानी y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी जरूर है इनिशियल। तो ये y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, तो y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगी। अगर चेंज नहीं होगी तो इसका जो y डिस्प्लेसमेंट है, यानी y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा। सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू कितना हो गया, vt हो गया। अब हमें x डायरेक्शन का भी निकालना है, तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि x डायरेक्शन में फोर्स कितना है पहले तो, या कोई एक्सेलरेशन है कि भी नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमें फोर्स का पता लग जाता है तो फिर एक्सेलरेशन भी पता लग जाएगा। तो फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू क्यू ई, जी हाँ। और एक्सेलरेशन के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, m से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो F इक्वल टू कितना होता है बेटा, क्यू ई, और न्यूटन सेकंड लॉ से मैं ये कह सकता हूं ना कि F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो उसको आप कर दीजिए, तो क्या कितना हो गया, क्यू ई बाई क्यू ई हो गया, ठीक है ना। और यहां से जो एक्सेलरेशन है, ये किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन का। ध्यान से रखिए, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, ये जो एक्सेलरेशन आया है वो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, और वो कितना आया है, वो आया है क्यू ई बाई एम। बात समझ आ गई। हाँ, लेकिन x डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा t टाइम के बाद में, ऐसा एस एक्स बोल सकता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगाना है मुझे। तो यू एक्स इंटू में टी प्लस में हाफ ए एक्स इंटू में टी स्क्वायर। ये सारा कुछ जो है वो x डायरेक्शन के लिए लिखा है। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा भाई। ये सारा कुछ कितना है, जीरो है। अरे एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना, ये वी मत लिख देना। जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में ये वाली वेलोसिटी भी लिख देते हैं, गलत भाई। ये तो एक्स में नहीं है ना। हाँ, आपको एक्स के साथ अलग डील करना है और वाई के साथ अलग डील करना है। प्लस में हाफ ए एक्स की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट करी है, वो कितना है, क्यू ई बाई एम इंटू में टी स्क्वायर। और जरा ध्यान से देखो एक्स में क्या रिलेशन आया है, वो आया है x इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 बोल सकता हूं, x इक्वल टू आया है क्यू ई बाई टू एम इंटू में टी स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमें x और y में रिलेशन चाहिए ना। हाँ, तो हमें t को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, t को गायब कर दीजिए। तो यहां से गायब करने के लिए y बाई वी लिख दूंगा, t की वैल्यू, और वो यहां पे पुट कर दा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ई बाई
2m इंटू में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो x इक्वल टू कितना आया, क्यू ई बाई 2m वी स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक कुछ पैराबोला जैसा नहीं लग रहा एक्स और वाई का रिलेशन, ये तो कांस्टेंट है ना सब कुछ। अगर ये सारा कुछ कांस्टेंट है तो ये कैसा इक्वेशन आया है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक, ठीक है ना। हाँ, कैसा है, पैराबोलिक। इसको आप नोट कर लीजिए। मैं एक चीज और बताता हूं आपको, वो नोट डाल के लिखना है। नोट मतलब NOTE वाला, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं उनको, वो करके आपको डाल देना है, ठीक है ना। इसको आप फटाफट नोट कीजिए। कह सकता हूं कि वो अगला क्वेश्चन भी है, लेकिन उसका अगला क्वेश्चन नहीं मानता, मैं इसी का पार्ट मानता हूं कि एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। फटाफट नोट कर लो, फिर मैं वो इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। ओके, चलो कर लिया होगा नोट। ये इक्वेशन कैसे है समझ में आ गया होगा। देखो, वाई डायरेक्शन का अलग कर लिया, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, एक्स डायरेक्शन का अलग कर लिया, लेकिन एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ का एक्सेलरेशन तो आया है लेकिन नहीं आया, ये एक्सेलरेशन है जो कि हमने ऐसे कैलकुलेट किया। ओके बेटा, देखो हमें प्रोजेक्टाइल वाली एक चीज याद है, वो याद आप इसमें भी रखोगे। और वो क्या है कि प्रोजेक्टाइल से पहले हमने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, उसके अंदर अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का मतलब है या तो एंगल उनके बीच में 0 डिग्री है, या अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री है, तो वो एक ही लाइन में हो गए। अगर दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जैसे मान लो आपने या तो पार्टिकल ऊपर फेंका है या नीचे फेंका है, बट जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा वो तो ऑलवेज जी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा बताइए बताइए बताइए, दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यानी जो वेलोसिटी है वो फोर्स की डायरेक्शन में लगेगी होगा। अगर जो वेलोसिटी है वो फोर्स की डायरेक्शन में है तो उन पार्टिकल्स का, उन सभी पार्टिकल्स का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। यहां एक्सेलरेशन का मतलब है नेट एक्सेलरेशन। अगर 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 अगली चीज कि जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी उनके बीच में 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर कोई दूसरा ही एंगल है ना, तो पाथ हमेशा कैसा आता था, वहां पे याद रखो कैसा आता था, पैराबोलिक। तो यहां पर भी कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर कुछ अलग है, तो उनमें हमेशा पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा भैया, ठीक है। इतनी चीज समझ आई होगी पैराबोलिक कब होने वाला है। हाँ जी सर समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ आता है तो ध्यान से देखिए पिछले क्वेश्चन में, ये हमने इसको v वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट किया, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, और जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा। मैं कह सकता हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सेलरेशन आया वो इस डायरेक्शन में आया, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा यहां दिख रहा है 90 डिग्री है, तो पक्की बात है बेटा जो पाथ आएगा वो पैराबोलिक आएगा। उसको मैंने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया था। बात समझाएगा ना। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से देखना और आंसर बता दो कि एक पार्टिकल है भैया, ठीक है ना। अब ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, फ्री नहीं है ग्रेविटी, मतलब जीरो नहीं है, लग रही है, और उसको v वेलोसिटी देके फेंकेगा। अगर यही दोनों हैं तब तो इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन मैं बोलूँ इसके पास चार्ज है और मास है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इसके पास क्या क्या आ गया, एक तो वेलोसिटी आ गई ऊपर वाले डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो ठीक था, इसमें तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा इधर, वो कितना लगेगा, क्यू लगेगा, और मास से डिवाइड कर दूंगा तो एक एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। क्यू आया इलेक्ट्रिक फोर्स और एम से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन, यानी एक्स डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं यहां पे आएगा और कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, तो ये जो एंगल है वो 90 से तो ज्यादा है, बट 180 तो नहीं है ना। जी 180 नहीं है। इसका मतलब इसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक ही होगा, सीधी सी बात है। इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। अगेन बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है तो कण यानी पार्टिकल का जो पाथ है वो पैराबोलिक होने वाला है। ओके बेटा, चलो नोट कर लो इसको, फिर अगर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये पाथ वाला था वो हमने सल्टा दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंगुली में दर्द होता है आजकल, पता नहीं क्या हो गया इसको।
नोट किया? क्या हो गया? चलो, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने अब तक। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 पार्टिकल है, कौन कौन से? और प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है और ड्यूटेरियम है। उन तीनों पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली, मतलब परपेंडिकुलरली। ऐसा कह सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में तो उनकी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ कोई चार्ज है, उसका मास m है। हाँ, इनमें से क्या हो सकता है? वो अल्फा हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है और ड्यूटेरियम हो सकता है। और इन तीनों का जो पाथ है वो हमें गिवन है। तो क्वेश्चन का पार्ट ये, जो पाथ आपको गिवन है वो इस तरीके से कि इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, ए बी सी, ऐसे ए बी और सी, ठीक है ना। हाँ, इसको अपवर्ड फेंका गया है वी वेलोसिटी से और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्वेश्चन का पार्ट है। आपको बताना है कि इनमें से ए कौन सा है, मतलब अल्फा कौन सा है, बीटा कौन, सॉरी अल्फा कौन सा है, प्रोटॉन कौन सा है और ड्यूटेरियम कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो इसको। कर लिया? अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए, अभी अभी हमने x और y में एक रिलेशन निकाला है ना, उसको ध्यान से देखिए। x इक्वल टू कितना था वो, क्यू ई अपॉन में 2mv² इंटू में वाई स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में बोल रहा भी रखा है कि y तो जो है वो क्या है, y नहीं, वेलोसिटी क्या है, सेम है। सबको इक्वल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सबकी वेलोसिटी क्या हो गई, सेम। तो ये तो सेम हो गया, बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम रहेगा। अब अगर हम x और y में से एक सेम कर दें तो अपने लिए आसान हो जाएगी चीजें। तो चलो एक चीज को मैं सेम कर देता हूं, मैं y को ही सेम कर दूं। जी हाँ, कर दीजिए। तो मैं y को सेम कर रहा हूं यहां से। हाँ ठीक है, ये y वाला तीनों के लिए सेम है। तो तीनों के लिए सेम है तो यहां पे जाके क्या आ रहा है, xc आ रहा है, xb आ रहा है और xa आ रहा है। ऐसे आ रहा है तीन चीज, xa, xb और xc। यानी c वाला जो पार्टिकल है उसके लिए x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है और a वाला जो पार्टिकल है उसके लिए x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, सेम वेलोसिटी के लिए, सेम y के लिए, ठीक है ना। हाँ, सेम वेलोसिटी, वो तो बात ठीक है कि बोली मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, y को हमने क्या कर दिया, सेम। तो ये भी कंपैरिजन में, यानी अब जब कंपेयर करेंगे तो इसमें इसका रूल नहीं है। 2 क्या है, कांस्टेंट। तो x एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, q बाई एम पे। यानी जिसका q बाई एम, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं वैसे, विशिष्ट आवेश। यानी ये जिसका ज्यादा होगा वही पार्टिकल का x ज्यादा होगा। सीधी बात है। अगर इन तीनों में से जिसका x सबसे ज्यादा आ गया वो बन जाएगा a, जिसका बीच में आ रहा है वो बन जाएगा b, जिसका सबसे कम आ रहा है वो बन जाएगा c। तो ये अपना आंसर निकल सकता है, ठीक है ना। अगर अभी भी कुछ जो बच्चा ट्राई करना चाहता है वो पोज करके प्लीज ट्राई करे। आपको ट्राई करते रहना बेटा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके, चलो देखें अगला। जी हाँ सर, देखो तो देखो ध्यान से, ये मैं लिख देता हूं यहां पे प्रोटॉन, अगला लिख देता हूं ड्यूटेरियम जिसको 1s2 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा और अगला है अल्फा, ठीक है ना। इसको भी प्रोटॉन p लिख देता हूं। इसके लिए अगर मैं चार्ज मान लेता हूं कि E है, मान लेता हूं, क्या होता ही है, प्लस का E होता है वैसे, और इसका जो मास है वो mp मान लेते हैं तीनों में ऐसे मतलब कैलकुलेशन के लिए। तो इसका q बाई एम कितना हो गया, E बाई एम पी हो गया कि नहीं हुआ, हो गया सर। इसके लिए q तो हो जाता है प्लस का E, q तो हो जाएगा प्लस का E, बट m जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाता है mp। तो इसके लिए जो q बाई एम पी आएगा, q बाई एम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2mp। अल्फा के लिए q तो हो जाता है प्लस का 2e और m हो जाता है 4 टाइम्स, प्रोटॉन की मास का 4 टाइम्स हो जाता है। तो q बाई एम कितना आ जाएगा, 2e बाई 4mp। बेसिकली कितना आ गया, e बाई 2mp। यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों इक्वल आ गई। यानी ड्यूटेरियम और अल्फा जो पार्टिकल है उन दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम y के लिए। लेकिन ये देखो, ये तो हाफ है ना, ये q बाई एम जो आ रहा है ये इसका आधा आ रहा है, ये आधा आधा आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये तो, लेकिन इसका आधा ही है ना, इसका आधा ये है, तो मतलब सबसे ज्यादा ये आ गया। अगर सबसे ज्यादा ये आया तो इसका मतलब हो गया प्रोटॉन का जो x होगा वो सबसे बड़ा होगा, प्रोटॉन का जो x होगा वो सबसे बड़ा होने वाला है। तो अगर, अब देखना यहां आंसर में तुम फंस सकते हो लिखने में, आपको पता है यदि, इफ ऐसे लिखते हो, यदि अगर a को क्या मान लेते हो आप, प्रोटॉन मान लेते हो। क्या मान लेते हो, a को प्रोटॉन, क्योंकि x इसी का सबसे ज्यादा है।
तो आपके पास ये सहूलियत है, या तो मान लो किसको, बी को, बी क्या मान सकते हो, दोनों इक्वल हैं, तो आप 1H2 यानी ड्यूटेरियम और अल्फा मान सकते हो। मानोगे एक बी को ही दोनों, हाँ, यानी दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो बी है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कह सकता हूं। या फिर मान सकते हो सी को, तुम्हारे पास में ये सहूलियत है भैया कि तुम बी को मानते हो कि सी को मानते हो। अगर तुमने ए को प्रोटॉन मान लिया तब की बात है, लेकिन अगर तुमने ए के बजाय बी को प्रोटॉन मान लिया, बी को प्रोटॉन मान लिया, तो क्या होगा, ये ऐसे ही लिखना तो अच्छे से समझ में आता है, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम। इसको बोलते हैं अपनी भाषा में नोट्स तैयार करना, क्योंकि जिस दिन रिवीजन करोगे ना वो अपनी ही भाषा काम में आएगी फिर। ठीक है बेटा, हाँ, तो आपको बी को प्रोटॉन मान लिया, अब पक्की बात है सी ही हो सकता है, तो सी ही हो सकता है, ए की संभावना है फिर अल्फा और 1 ड्यूटेरियम के लिए, अल्फा और ड्यूटेरियम के लिए फिर एक संभावना बचती है सी, कि सी के अंदर दोनों क्या हो जाए, इक्वल। हाँ, सो सी जो है वो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा जब बी प्रोटॉन को करेगा, लेकिन अगर ए प्रोटॉन को करता है तो या तो बी या सी, दोनों नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बी को आपने बना दिया अल्फा, सी को बना दो ड्यूटेरियम, ना, दोनों एक को ही करेंगे। बात समझाइए ना, या तो बी ले लीजिए या सी ले लीजिए, ऐसा है कि आप आंसर में फंस सकते हो, इसलिए मैं पूरा ही बता देता हूं। ठीक है ना भैया, आपको आंसर में फंसना नहीं है। इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है, वो बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल है और एक है प्रोटॉन, अल्फा एंड प्रोटॉन, कौन कौन है, अल्फा एंड प्रोटॉन, इन दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम काइनेटिक एनर्जी। और क्वेश्चन का ही पार्ट है कि दोनों कर्व में बताना है, मतलब सेम टाइप का दे रखा है आपको, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है वी, और वी वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया गया है। तो आपको बताना है, एक ये दो बना रखे हैं ऐसे ए और बी, आपको बताना है ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ, बता दीजिए ए किसको करेगा और बी किसको करेगा। ट्राई करना चाहो कर सकते हो गया ट्राई। चलो, यहां क्या बोला है, वेलोसिटी सेम नहीं है भैया, काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखिए। जो x आया था वो क्या आया था, QE डिवाइड बाई 2mv² इंटू में y²। बाकी हम हर चीज को सेम करते जाते हैं। इस बार अगेन y को सेम करता हूं मैं, अगर y को सेम करता हूं तो x किसका ज्यादा आएगा, a का ज्यादा आ रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, x किसका ज्यादा आ गया, a का। अगर a का ज्यादा है तो वही अपन को देखना पड़ेगा कि x डिपेंड किस पे कर रहा है, y को हमने सेम कर दिया, e दोनों के लिए सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है तो पहले देखो काइनेटिक एनर्जी बना लीजिए। यहां अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूं, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड कर दूं तो ये जो चीज दिख रही है दोनों, ये क्या बन गया, mv² बनेगा। वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है ना। बेसिकली मुझे हाफ से मतलब नहीं है, अरे नहीं, सिंपल था ना, हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी तो है हाफ mv², मुझे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये वाला जो चीज है mv² वो कितना बनता है, 2 टाइम्स के ही बन गया, बहुत बढ़िया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, QE अपॉन में 2 टाइम्स, और साथ में 2 mv² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2KE इंटू में y² आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए x किस पे डिपेंड कर रहा है, मैं बोलता हूं y तो दोनों के लिए सेम ले लिया, बहुत बढ़िया, e दोनों का सेम है ही, साथ ही साथ में दो दो ये सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किसके डिपेंड कर रहा है, x प्रोपोर्शनल आया गया किसके, चार्ज के। जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसी के लिए x ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, जिसका चार्ज ज्यादा उसी का x ज्यादा। तो यहां पे अल्फा और प्रोटॉन के अंदर अल्फा का चार्ज कितना होता है, प्लस का 2e, और प्रोटॉन का कितना होता है, प्लस का e। इसका मतलब जो a है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा को, और जो b है, जो b वाला है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, b कर रहा होगा प्रोटॉन को। बात समझ आ गई, यानी यहां पे काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन है, आपको वेलोसिटी सेम नहीं दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी सेम थी, इस वाले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसका x ज्यादा होगा जिसका चार्ज ज्यादा होगा, और चार्ज सबको पता है दुनिया जहान में कि अल्फा का ज्यादा होता है, डबल होता है प्रोटॉन का। चलो नोट कर लो फिर इसको।
चलो हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है कि एक है अल्फा और एक है प्रोटॉन, ठीक है ना, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों को कोई क्यू चार्ज है और एम मास है, उसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो आपको बताना है कि पहले कौन सा रुकेगा। पहले यही पूछा गया ना, यदि तो हाँ ये तो कौन सा मतलब कम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा, मतलब डिस्टेंस कौन सा कम ट्रेवल करेगा, यही पूछा गया ना। हाँ कि दोनों रुकेंगे, देखो इधर जा रहा है तो फोर्स तो दोनों पे इधर ही लगेगा, तो ये रिटार्ड होंगे तो बताया गया कि पहले कौन रुक जाएगा, यही है, सीधी सी बात है। या कौन कम डिस्टेंस या कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, रुकने से पहले का बताना है। हो सकता है रुकने के बाद वापस इधर भागने लग जाए, वो हमें नहीं देना, यहाँ से आएगा और कहीं ना कहीं रेस्ट में आ जाएगा थोड़ी देर बाद में। तो रेस्ट में आने से पहले जब यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया है तब तक कि कौन पहले रुकेगा, यानी कौन पहले रुक जाएगा, सीधी सी बात है यही है, कौन पहले रुकेगा या फिर कौन कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कौन पहले रुकेगा वो तो टाइम वाली बात होगी, कौन कम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा ये अलग होगा ना, यार डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ ध्यान रखना। अब इसमें भी कंडीशन गिवन है कि पहली कंडीशन है कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो और दूसरी कंडीशन है दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो। तो अपन दोनों ही कंडीशन को देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ इंटरेस्टिंग तो क्या जरूरत है, तो देखो इसके ऊपर ये इधर जा रहा है तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई बाई एम, सॉरी क्यू ई लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन तो नहीं रिटार्ड है एक तरीके का, क्यू ई तो माइनस लिख दूं मैं, क्यू ई बाई एम माइनस में आया। और इधर पहला कंडीशन क्या है, वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी मान लेता हूं मैं, v मान लेता हूं, मान लो ना, यस। अब देखो डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो क्या निकाल सकता हूं मैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाता हूं, लेकिन उसमें टाइम चाहिए। लेकिन डिस्टेंस के लिए एक और तरीका है, थर्ड इक्वेशन लगा दो मोशन का, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो v फाइनल वेलोसिटी जब रुकेगा तो कितना हो जाएगा, 0, और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, अगर वेलोसिटी सेम है तो इनिशियल वेलोसिटी इसको u मान लीजिए बेटा, ज्यादा सही रहेगा। तो ये कितना है, यू स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए की जगह कितना रख दीजिए, क्यू ई बाई एम इंटू में ये डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना है, तो इससे एस की वैल्यू निकालना, देखना कितनी आ रही है, यू स्क्वायर एम, इसको एम यू स्क्वायर लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा, एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में क्यू ई, ठीक है ना। अब वेलोसिटी क्या है, दोनों की सेम दी हुई है, वेलोसिटी क्या दी हुई है, सेम, इनिशियल, तो u सेम हो गया, e इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो s जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो गया m बाई क्यू के, किसके हो गया भाई, m बाई क्यू के, तो यानी m बाई क्यू जिसका ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं, ये अल्फा है और ये प्रोटॉन है, तो अल्फा का चार्ज मास कितना होता है, 4m होता है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में, और चार्ज कितना होता है, 2e होता है, और इसका कितना होता है, m बाई e होता है, तो कितना आ गया इसका है ना 2m बाई ई आ गया, यानी m बाई ई किसके ज्यादा आया, अल्फा का ज्यादा आया, तो अल्फा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, या ऐसा कह सकता हूं कि प्रोटॉन कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। हाँ तो रिलेशन निकालना हो तो s में, तो s प्रोटॉन के लिए कम आएगा और अल्फा के लिए ज्यादा आएगा, बिकॉज m बाई क्यू अल्फा के लिए ज्यादा आ रहा है। गिवन कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है और पूछा गया है कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम, ठीक है ना, चलो कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से ध्यान से देखिए काइनेटिक एनर्जी का, ये नहीं दिख रहा आपको, हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो एस इक्वल टू कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्यू ई, तो जो एस आया है काइनेटिक एनर्जी सेम, E सेम, तो S किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1 बाई क्यू के, यानी Q जिसका कम होगा S उसका ज्यादा होगा, यहाँ Q किसका कम होता है, प्रोटॉन का, तो इस बार S प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जिसका चार्ज कम होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसका चार्ज कम होगा कम डिस्टेंस ट्रेवल, जिसका चार्ज कम होगा ज्यादा करेगा, जिसका ज्यादा होगा वो कम करेगा। हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसलिए। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर इतना कुछ ज्यादा है भी नहीं, है ना। आपको बस गिवन कंडीशन ध्यान में रखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी लेनी है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेनी है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी
का फॉर्मूला बन रहा है ना, ये देखो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लो। चलिए, हो गया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो ऊपर की ओर जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर की ओर जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इतनी कंडीशन से जो अपन को मिल सकता है वो देखते हैं। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है और वो कितना है, जी है। इधर इस पार्टिकल पे एक नीचे एम जी लग रहा होगा, साथ ही साथ में इसका क्यू चार्ज है, तो ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, एक क्यू ई भी लग रहा होगा, और तो कुछ लग भी ना रहा होगा। हाँ, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसके लिए मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दूं, एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट किस डायरेक्शन में है, इस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, क्यू ई माइनस एम जी बराबर एम इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, जी है। तो यहां से देखना ई की वैल्यू कितनी आई, ये आ जाएगी 2mg डिवाइड बाई क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब चेंज किया जाएगा, तो चेंज किया जाएगा तो देखो एम जी पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही तो प्रभाव पड़ेगा, इधर क्यू ई आएगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा, क्यू ई आ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन इस बार नीचे आ जाएगा, अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देना, इस बार पूरा का पूरा नीचे लगेगा, तो क्यू ई प्लस एम जी इक्वल टू एम ए लगा दो, तो क्यू इंटू में ई की वैल्यू रख दो 2mg डिवाइड बाई क्यू प्लस में mg इक्वल टू एम ए। सारे m से m कैंसिल आउट हो गए, एक q से q गया, 2g 3g हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया 3g नीचे की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना हो गया 3g आएगा, ठीक है भैया। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी वो आ जाएगा 3g नीचे की ओर। बस कुछ नहीं करना आपको, जब वो ऊपर की ओर जा रहा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है, ठीक है ना। हाँ, जो गिवन कंडीशन है उससे कुछ ना कुछ निकलेगा, और जो पूछा गया है उसमें उस गिवन कंडीशन का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। यस, ओके बेटा, चलो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा था, है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखो मैं चाहता हूं कि मैकेनिक्स के सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज होते रहें, ठीक है ना। हाँ, तो आपने एक ये ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं देखा था आपने, यस वैसा ही है। तो क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू इसका चार्ज है, एम इसका मास है, और ये ग्रेविटी यानी mg लग रहा होगा नीचे की ओर, और ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन हो गया, ये क्या हो गया एयर फ्रिक्शन, और ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है स्पेरिकल। तो ये इसकी वैल्यू मुझे पता है 6 पाई ईटा, रेडियस होता r, और वेलोसिटी हो गई v, और ये v वेलोसिटी, v टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, यानी एक्सेलरेशन इसका कितना हो गया, जीरो हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया, लेकिन हमें कुछ जो चीजें मिल सकती हैं वो तो लेके सकते हैं। तो एफ नेट जीरो हो गया, तो यानी एफ वी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एम जी के इक्वल आएगी। और अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम जी सॉरी, या अब ये कंडीशन अगर कहीं यूज हो रही होगी तो अपन यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी दूसरा जो पार्ट बोल रहा है क्वेश्चन का, ये बोल रहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर कितना कर देना चाहिए ताकि इसका अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाए, 2v हो जाए, वो भी टर्मिनल वेलोसिटी, कितना, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी टर्मिनल वेलोसिटी जब लगेगा तो mg नीचे की ओर लगेगा, सीधी सी बात है, और वेलोसिटी इसका ऊपर की ओर है, इसका मतलब जो विस्कस फोर्स होगा वो नीचे की ओर लगेगा। विस्कस यानी एयर का जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा, विस्कस फोर्स नहीं बोलता मैं इसको, यहाँ एयर फ्रिक्शन है। एयर फ्रिक्शन क्या होता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक है ना। हाँ, एक तरीके से विस्कस ही हो गया, बट ऊपर की ओर क्या लगेगा, Q इंटू में E लगेगा, और इस E की वैल्यू आपको पूछी गई है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी अगेन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कितने से जा रहा है, वैसे 2v से जा रहा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो इस बार अगर जीरो हो गया तो एफ नेट अगेन कितना हो जाएगा, एफ नेट अगेन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ नेट कितना है, क्यू ई इक्वल टू एफ वी प्लस में एम सी, क्यू ई इक्वल टू, आपसे पूछा क्या गया, एफ वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वी की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई ईटा आर इंटू में 2v प्लस में एम जी। ध्यान से देखो, क्यू ई इक्वल टू 6
मैं 2 को अलग कर लेता हूँ, ये जो 2 है उसको अलग कर लिया, 6 पाई ईटा आर वी प्लस में एम जी। क्या ये एम जी के इक्वल नहीं है? ये रहा 6 पाई ईटा आर वी, ये एम जी के इक्वल है। तो ये अगर एम जी के इक्वल है तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया? 2 एम जी प्लस एम जी। तो ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ई की वैल्यू होनी चाहिए 3 एम जी डिवाइड बाई क्यू। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? पहले बोल रहा था कि नीचे की ओर आ रहा है और टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसके ऊपर एयर फ्रिक्शन लग रहा है वो एम जी के इक्वल हो गया, वो कंडीशन निकाल ली। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया गया नीचे से ऊपर की ओर, है ना, तो इस पर क्यू ही लगेगा और ये ऊपर की ओर जा रहा है, किसी टर्मिनल वेलोसिटी 2v से जा रहा है। अगर 2v से जा रहा है तो आपको बताना था कि e की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वो 3v दे सकता है या सेम टू सेम v दे सकता है, तो बस आपको एक क्वेश्चन करना आना चाहिए। जी हाँ, 3 mg डिवाइड बाई q, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था ना। हाँ, इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, पढ़ लिया हुआ क्वेश्चन तो, कि हाँ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, ये मूव नहीं कर सकता, ये एंगल थीटा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक प्लेस्ड है ऐसे, जिसके ऊपर क्यू चार्ज गिवन है और इसका एम मास है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू चार्ज है, एम मास है, हाँ इसके अंदर लिख दो, शायद बीडी में अलग से बना दूंगा। तो क्यू चार्ज है, एम मास है, और उसके ऊपर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से अप्लाई किया गया है। यस, हाँ, तो आपको यहाँ ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वैसे ये फिक्स है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता एक तरीके से। हाँ, ये ई इसके ऊपर अप्लाई किया गया। आपको बताना है कि अगर ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रहे, किस में रहे? रेस्ट में रहे, यानी मूव नहीं करे, तो ई की वैल्यू और इंक्लाइन प्लेन पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना। हाँ, ये दोनों कैलकुलेट करनी है आपको, फटाफट ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए। चलो इसका एबीडी बना लेते हैं। एबीडी बनाने के लिए देखिए जरा ध्यान से, एक फोर्स यहाँ लग रहा है एम जी, एक फोर्स ये क्यू ई इधर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो देखो ये लग रहा है क्यू ई, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा नहीं होगा? होगा, होगा, ये भी थीटा हो गया। अब इस क्यू ई के कंपोनेंट ले लो, तो क्यू ई इधर वाला क्या जाएगा? क्यू ई कोस थीटा आ जाएगा, और इधर वाला क्या जाएगा? क्यू ई साइन थीटा आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। हाँ, साथ ही साथ एक एम जी लग रहा है इधर। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल अगेन थीटा होगा। क्यों? ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा होगा। अगर ये अगेन थीटा हो गया तो एम जी कंपोनेंट क्या क्या आएंगे? एम जी कोस थीटा, और इधर वाला आ जाएगा एम जी साइन थीटा। एक चीज़ और लगेगी, वो है इस इंक्लाइन प्लेन से इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब ये रेस्ट में है तो इस डायरेक्शन के नेट फोर्स जीरो होंगे और इस डायरेक्शन के नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना। पहले इस डायरेक्शन के नेट फोर्स जीरो कर देते हैं, क्योंकि इसमें दो ही फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की ओर लग रहा है क्यू ई कोस थीटा और नीचे की ओर लग रहा है एम जी साइन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ई की वैल्यू निकालना चाहते हो, क्योंकि ई चाहिए आपको, ई की वैल्यू कितनी चाहिए? एम जी बाई क्यू, एम जी बाई क्यू, और साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा, है ना। इधर इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रश्न था। हाँ, आगे लेकिन अगला पूछा है कि आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलो नॉर्मल रिएक्शन की निकाल लेते हैं। तो एन इधर लग रहा है, बाकी दोनों के दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं, तो वो कितना हो गया? क्यू ई साइन थीटा प्लस में एम जी कोस थीटा, और ई की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, Q इंटू में एम जी बाई क्यू टेन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में एम जी कोस थीटा। ध्यान से देखोगे तो एम जी से एम जी गया, सॉरी Q से Q गया, और एम जी कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? थोड़ा सा मैं और कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग आ रहा है। एम जी कॉमन आ गया दोनों जगह से, बहुत बढ़िया। यहाँ बच गया टेन थीटा, उसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, और साथ में साइन थीटा है, तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, प्लस में और उधर से कोस थीटा आएगा। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा कोस थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और नीचे कोस थीटा है, तो एन की वैल्यू आएगी एम जी सेक थीटा। जी हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल यही आंसर है। एम जी बाई कोस थीटा लिखो या फिर एम जी सेक थीटा लिखो, एक ही बात है। ओके, यस, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया भैया।
ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे इस वाली फॉर्मेट में ना रखें, है ना, इस फॉर्मेट में आपका आंसर हो सकता है मैच ना हो ऑप्शन के साथ में, वो ऐसा दे रखा है, तो आपको भी ऐसा ही निकालना है, ठीक है ना। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा बढ़ गया है पहले की तुलना में। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहा है, हाँ नोट कर लिया हुआ, हाँ अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि E की वैल्यू फाइंड कीजिए, E का वो वाला वैल्यू फाइंड कीजिए जिससे नॉर्मल रिएक्शन, जिससे क्या हो जाए, फ्री फॉल करे, जिससे ये क्या करेगा, फ्री फॉल करना चाहिए, बस समझ गए ना, हाँ, जिससे कि ये फ्री फॉल कर सके, ठीक है ना। चलो, फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ में कोई इसका कांटेक्ट नहीं है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ में इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, और जब भी कांटेक्ट ब्रेक होता है किसी भी सरफेस के साथ में, तो वहां का नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज जीरो हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यही आपके पास में है वो चार्ज पार्टिकल Q वाला, इधर लगेगा, इस बार इधर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, अरे भाई नॉर्मल रिएक्शन जीरो करना तो सीधी बात है इधर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि एक mg cos थीटा तो इधर ही लगेगा, mg sin थीटा और mg cos थीटा पहले लगा देता हूं, जो पिछले वाले हैं mg sin थीटा, और इधर लगेगा mg cos थीटा, ठीक सर, ये बात मुझे समझ आ गई। अगर आपको ये समझाते तो क्यू को इधर करना ही पड़ेगा ना, अगर इधर नहीं करोगे, अगर इधर नहीं करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी ना बेटा, हाँ, तो इसका मतलब है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर कर दिया तो फोर्स भी इधर हो गया। अब ध्यान से देख लो, ये थीटा है, हाँ ये पैरेलल लाइंस हो गई, तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, क्यू ई कोस थीटा, और इधर वाला कितना आ जाएगा, क्यू ई साइन थीटा, और साथ ही साथ इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, उस नॉर्मल को क्या कर देना है, जीरो। तो वैसे पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं, एन प्लस क्यू ई कोस थीटा इक्वल टू एम जी कोस थीटा आ गया क्या, क्यू ई तो इधर ही लगेगा भाई, ठीक है, जेड बन रहा है, नहीं नहीं ये थीटा है ना, हाँ तो ये थीटा है, ये थीटा है, नीचे वाला एंगल थीटा बना, इसके साथ वाला ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बात चलिए। तो कंपोनेंट है वो क्यू ई क्या लगाएंगे, ये भैया अलग आया है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये जाएगा क्यू ई कोस 90, यानी साइन आएगा, ये वाला क्या आएगा, साइन आएगा, और ये आ जाएगा कोस थीटा, क्यू ई साइन थीटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये फ्री फॉल करेगा, या इसका कॉन्टेक्ट ब्रेक हो चुका है। अगर कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया भैया, तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, E की वैल्यू आ रही है एम जी अपॉन में क्यू, एम जी बाई क्यू कोट थीटा। ये क्या हो रहा है, सही तो है, ठीक है, ये E की वैल्यू आ गई, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, एम जी कोट थीटा डिवाइड बाई क्यू, बहुत सही, यही आपका करेक्ट आंसर भी है। ओके, तो बस आपको क्या करना था, फ्री फॉल कर रहा है, सॉरी, तो नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर देना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आप इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एम मास का एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, हाँ, और इसके दोनों एंड्स पे क्यू और माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड हैं, यस, और थीटा एंगल है, और इस सरफेस जो फ्रिक्शन लेस है, और ये इक्विलिब्रियम में है, कौन सी है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, और कौन सी मतलब लीनियर और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, आपको जनरल इक्विलिब्रियम बोला गया है, ठीक है ना, हाँ, तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप इसका एफबीडी बना लीजिए और सोल्व हो जाएगा आपका प्रश्न। तो एफबीडी बनाना है, ठीक है जी। तो एफबीडी बनाते टाइम ध्यान रखिए क्या क्या लग रहे हैं, एक तो इसका mg लग रहा था, जिसके mg कंपोनेंट करेंगे तो अलोंग द प्लेन कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा आ जाएगा, अरे यस और नो, ये तो आता ही, ये तो याद ही हो गया होगा। और ये कितना आता है, mg कोस थीटा आता है, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ इधर से आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, जी हाँ सर, ओके। उसके अलावा ये जो माइनस है इसके ऊपर इधर इस वाले डायरेक्शन में क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, जस्ट अभी क्या लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। एक इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो कोई सा भी पॉइंट ले लो, वैसे जो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यस, लेकिन फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा।
नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए ना, नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो पहला तो अपन क्या कर देंगे, लीनियर इक्विलिब्रियम लगा देंगे, दूसरा लगा देंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा देंगे। ओके हाँ, अगर आप चाहो तो इस QE की कंपोनेंट भी कर सकते हो। तो QE mg वाले डायरेक्शन में लग रहा है तो सेम टू सेम कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। ये इस वाले डायरेक्शन में कितना होगा, QE sin थीटा आ जाएगा, और ये वाली डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, QE cos थीटा। हाँ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, ये QE इधर लगेगा, अगर लगेगा, अरे E के अपोजिट लगेगा क्योंकि माइनस है इसलिए, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अभी भी मैंने समझाया था कैसे होगा, बिकॉज ये वाला एंगल 90 हो गया, ये थीटा, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा, और ये टोटल 90 है तो ये थीटा हो गया। बात समझ आ गई। अभी इसका भी और एक काम कर ही देते हैं कि ये इधर लग रहा है QE, बता दीजिए ये एंगल कितना होगा। सिंपल है ना बताना। हाँ, तो ध्यान से देख ली, ये mg के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, कुल मिला के क्या लग रहा है, mg के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके कंपोनेंट करना भी आसानी हो गया वैसे, कि इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इस वाले डायरेक्शन में आएगा और इस वाले डायरेक्शन में आएगा, यस और नो। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा होगा, पक्का थीटा होगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये देखो वर्टिकल के साथ में कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ये भी वर्टिकल के साथ में कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, और ये QE है, तो इसके कंपोनेंट कर लो। तो इसका इस वाले डायरेक्शन में थीटा है तो कितना जाएगा, QE cos थीटा, और इस वाले डायरेक्शन में कितना जाएगा, QE sin थीटा। मुझे मतलब ही नहीं है इससे, क्यों, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखते हो ना, तो एक फोर्स जो है वो इधर लग रहा है mg sin थीटा से, एक इधर लग रहा है QE sin थीटा से, एक लग रहा है इधर QE sin थीटा से, और तो इधर कोई फोर्स है ही नहीं इस वाले डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखते हो तो QE sin थीटा और QE sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और mg sin थीटा तो होगा नहीं। अरे होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा भाई। हाँ, एक काम जरूर हो सकता है, और वो क्या हो सकता है कि तुम ध्यान से अगर देखो तो mg जो है वो सीधा नीचे ही लग रहा है, mg सीधा नीचे लग रहा है, और यहां से QE इधर लग रहा है, इधर से QE इधर लग रहा है। QE तो वैसे ही बैलेंस्ड है, QE तो वैसे भी क्या है, बैलेंस्ड है कि नहीं है भाई, है। हमें वैल्यू तो एक ही निकालनी है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि इक्विलिब्रियम में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तुम देखोगे तो QE इधर लग गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। इसलिए इसके अंदर मैं करेक्शन कर रहा हूं कि यहाँ फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन होगा तो mg sin थीटा से इधर जाना चाहेगा, तो ये इधर जाना चाहते हो, फ्रिक्शन इधर लगेगा। हाँ, ये रेस्ट में रहेगा क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में करना है, तो ये फ्रिक्शन लग गया। अब ध्यान से देखिए, जो लीनियर इक्विलिब्रियम में करना है तो इस वाले डायरेक्शन में तो वैसे भी कोई मोशन नहीं है, लेकिन हमें इससे जरूर मतलब है। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे f की वैल्यू होनी चाहिए mg sin थीटा के इक्वल होनी चाहिए। वो फ्रिक्शन इतना लगेगा भाई, ठीक है ना, उसका अपन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो पहला है लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए, दूसरा कौन सा था, लीनियर इक्विलिब्रियम कर देता हूं मैं इसको, इक्विलिब्रियम, और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसके लिए क्या है, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, इसके लिए तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और अगला जो है वो उसके लिए नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क अगर आप इसके सेंटर पॉइंट के अबाउट निकालते हो तो mg sin थीटा का जीरो, mg cos थीटा का जीरो, क्योंकि इसी से पास कर रहे हैं, नॉर्मल का जीरो, QE cos थीटा का जीरो, इधर वाले QE cos थीटा का जीरो, बचेगा किसका, QE sin थीटा का। ध्यान से देखो, ये QE sin थीटा किधर रोटेट करना चाह रहे हैं, इसको इधर, और ये वाला भी इधर, तो ये दोनों मिलकर इसको इधर रोटेट करना चाह रहे हैं, जबकि जो फ्रिक्शन वाला है वो इसको इधर रोटेट करना चाह रहा है। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो इन दोनों के इक्वल के, दोनों के टॉर्क के इक्वल आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा, F इंटू में R आएगा, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, है ना, ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F लग रहा है और इसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये वाला जो है QE sin थीटा वो कितने डिस्टेंस पे है, वो भी R डिस्टेंस पे है। तो उसको मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको देखते हो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ये दोनों किस में आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज को इधर लिख देता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को इधर, दोनों इक्वल है, तो दैट्स वाई नेट जीरो हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, QE sin थीटा इंटू में, QE sin थीटा इंटू में कितना आएगा, R, साथ ही साथ इसका भी कितना आएगा, QE sin थीटा इंटू में आ रही है, 2 टाइम्स आ जाएगा बेसिकली। तो ये R से R कैंसिल आउट हो गया। F की वैल्यू पुट कर दो, F की वैल्यू इक्वेशन 1 से ले आना, कितना है, mg sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 QE sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, और जो E की वैल्यू आ रही है वो आएगी mg बाई 2q,
बहुत सिंपल सा था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। बट अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना। आप जितना मर्जी कर लो, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि रेस्ट में आ जाए, ये रोटेट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। रोटेट क्या, मूव कर जाएगा इधर, हाँ। लेकिन अगर फ्रिक्शन रहा तो पॉसिबिलिटी बनती है, और वो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ऑल राइट, देन नोट कर लो इसको फटाफट। चलो अगला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, वो ध्यान से पढ़ो। वो बोल रहा है रेगुलर पेंटागन, यानी इसको बोलते हैं सम पंचभुज। सम पंचभुज, सम का मतलब होता है, देखो पंचभुज दो तरीके का बन सकता है, एक तो ऐसा बने, लेकिन ये सम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक एंगल जो है वो इक्वल नहीं आएगा, तो ये आपका रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर कैसा होगा, रेगुलर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा थोड़ा रेगुलर जैसा बना नहीं है, लेकिन बनेगा ऐसा ही। मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, हर एक साइड लेंथ इक्वल होगी भैया, मुझसे बन नहीं पा रहा है थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, बन गया, यस। और इसमें बोला है कि इसके 4 कॉर्नर पे चार्ज प्लेस्ड है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। कोई से भी 4 के ऊपर मान लीजिए आप, वो टोटल 5 होते ना, तो पांचों का तो नेट 0 ही आता। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि Q Q Q Q और Q ये प्लेस्ड है, इनके कॉर्नर पे प्लेट है, कॉर्नर पे है चारों पे, अभी एक है नहीं वैसे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ है, तो नेट कितना आएगा, 0 आएगा भाई नेट। तुम देखना, ये इसकी वजह से इधर आता, 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 और इसकी वजह से इधर आता, इस तरीके से। और कितना आ जाता, कितना आता, नेट 0 हो जाता। नेट कितना होता है, 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक के बीच में एंगल कितना होता है, 72 डिग्री होता है, 72 डिग्री आएगा, है ना। 72 इंटू 5 कर लेता हूँ, कितना होता है, असल लगी 1 42 नहीं सब जो 35 रे 36, हाँ 360 हो रहा है, बस यही होना चाहिए था। तो टोटल क्या है, 360 डिग्री है, और रेगुलर है एकदम, बिल्कुल एकदम रेगुलर भी लग रहे हैं। ये 72 हो गया, फिर अगला 72 हो गया, फिर अगला 72 हो गया, और फिर अगला 72 हो गया। इनमें से 5 हैं, और पांचों के क्या है, मतलब टोटल कितना है, 0 आएगा, ये पक्का 0 आता है, ठीक है ना। अगर आप इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक क्लोज पाथ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। हर 75 के ऊपर आप क्या कर दीजिए, एक मोड़ दे दीजिए, तो ये रेगुलर पैटर्न, और हर एक की वैल्यू कितनी है, ई, और एक क्लोज बन गया, तो अपन वेक्टर लो से, तो पॉलीगन लो से क्या कह सकते हैं कि नेट कितना आएगा, 0 आएगा। इसको कहने के 2-3 तरीके वो भी मैं बता दिया। चलो, अगर इसका नेट 0 आने वाला है, अगर इसका नेट 0 आने, तो एक नहीं है, एक नहीं है, तो इसका मतलब है बाकी 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया होगा, एक कैंसिल नहीं हो पाएगा। ऐसा है क्या, इसका मतलब ये है क्या कि देखो 4 कॉर्नर पे, यही बोल रहे हैं ना, हाँ 4 कोनों पे इक्वल आवेश क्यों रखा हुआ है। अगर इक्वल आवेश क्यों रखा हुआ है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये बात समझाई ना। अब ध्यान से देखिए, पांचवा चार्ज है नहीं, पांचवा चार्ज है नहीं, लेकिन अगर पांचवा होता तो नेट 0 होता। इसका मतलब पांचवे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ई आएगा। अरे सबका ई है, सबका ई है। इन चारों का तो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन पांचवों का पता है कितना आने वाला है, 0। लेकिन इन 4 का ई आना चाहिए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो कितना बनेगा, ई से ही कैंसिल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो खुद ध्यान से सोचो। 4 का हमें पता नहीं है, लेकिन 5 का 0 होगा, 5 का कितना होगा, 0 होगा। और 5वें अकेले का कितना आता है, ई आता है। तो बाकी जो 4 है उनका मिलकर ई आएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ना 0 हो पाएगा भाई। हाँ, ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हो गया वो जो 4 है, वो 4 कोई से भी 4 मान लो, उन 4 का क्या आएगा, जो बचा हुआ 5वां है उनके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, ई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन कोई भी 4 मान लेते हैं, ठीक है ना, जैसे इस तरीके से, ठीक है ना, कोई भी 4, और एक को नहीं मानते हैं। जैसे मैं बोलूँ ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू है, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा और इसका इधर आएगा, ठीक है ना, सेंटर के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे आएगा।
तो इन चारों का जो मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। बचा हुआ जो पांचवा है उसका किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। अगर इस अकेले को देखते हो, सबकी वैल्यू ई है, वैसे सबकी वैल्यू ई है, तो इन चारों का जो मिलकर ऊपर की ओर ई आया है तब भी कैंसिल हो सकता है जब पांचवा ई इसके बिल्कुल अपोजिट में है। या ऐसा मान लीजिए कि इस पांचवे की वजह से नीचे की ओर ई आया, जिसको मैं E5 बोलूंगा, वो ई के इक्वल होगा। और जो बचे हुए चार हैं उनकी वजह से ऊपर की ओर आया, वो भी ई है। सबका ई था, चारों का भी ई है। बात क्लियर हो गई होगी? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है एक तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो फटाफट नोट कर लो इसको। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें यहाँ पे Q आवेश प्लेस्ड है, यहाँ पे Q आवेश प्लेस्ड है। आपको बताना है इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइड लेंथ A है, ताकि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, 0। Q कितना होना चाहिए सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना आ जाए, 0 आ जाए, JDRO आ जाए। आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। चलो देखते हैं ध्यान से। इसका देखो और इसका देखो, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस वाले डायरेक्शन में आएगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सही, या आया इस डायरेक्शन में, या आया इस डायरेक्शन में। और ये एंगल था 120 डिग्री, पक्का 120 था, बिकॉज ये 30 है, ये 30 है, बचा हुआ 120, तो 180 हो गया, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ई की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ये डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात है नहीं मेरे लिए, तो मैं इसको फिलहाल के लिए डी मान रहा हूँ, है ना, ये निकाल लूँगा मैं, डोंट वरी। ये ई और ई, तो इनके बीच में एंगल, ये वाला एंगल कितना बनेगा फिर, बता सकते हो क्या मुझे? जी हाँ, बता तो सकते हैं। ये अगेन कितना आ जाएगा, 120 ही आएगा। कितना आएगा, 120। तो इन दोनों का जो मिलजुल के आएगा, अब दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आता है, कितना आता है, अरे यही आता है भाई, सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल क्या कर लो, चाहे आप निकालना चाह लो तो निकाल लो, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा कर लो, तो ई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना हो गया, ई स्क्वायर इंटू में कोस 120, कोस 120 कितना होता है, माइनस का 1/2, एक कैंसिल और जगह ई स्क्वायर बचेगा, और फाइनली कितना आ गया, ई आ गया। ये हमने बहुत बार कर लिया है। मैं बताता हूँ, जब भी दो इक्वल वेक्टर हो उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल हो तो कितना आता है, √3 टाइम्स आता है, 90 डिग्री हो तो √2 टाइम्स आता है, और अगर 120 डिग्री हो तो √1 टाइम्स आता है। जैसे ई था तो यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ भी ई आ जाएगा, और यहाँ भी ई आ जाएगा। बस दोनों इक्वल होने चाहिए वेक्टर मैग्नीट्यूड में, और उनके बीच का एंगल, ये तो है 60 डिग्री पे, 90 पे, 120, ये सीधा याद रख सकते हो आप। ओके, तो बदले में जो ये Q आया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पक्की बात है इस वाले डायरेक्शन में आना चाहिए, और इस वाले में आना चाहिए, Q का मान 0 होना चाहिए, 0 अपन मतलब माइनस में होना चाहिए, 0 नहीं माइनस में होना चाहिए। तो इन दोनों का मिला जुला जो आया, ई इधर आया है, इसको मैं ई बोल रहा हूँ, है ना, और इसका बोल रहा हूँ मैं EQ। तो E प्लस EQ बराबर कितना होना चाहिए, 0, वेक्टर एडिशन कर रहा हूँ मैं। E की वैल्यू निकाल दो तो कितना आएगा, KQ/d² प्लस में, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, है ना, निकाल देते हैं वैल्यूज। सॉरी, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वाली जो चीज़ है वो कितनी है, a/2 है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये जो चीज़ है वो D1 मान लेते हैं, और ये D2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये बनेगा D1² प्लस में कितना हो गया, Q/d2² इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। मैं D1 और D2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये a/2 है। आप निकाल दो एक बार, sin 30 लगा दो, ये साइन लगाएंगे क्या, नहीं कोस लगाना पड़ेगा, लगाना दोनों पड़ेगा, sin 30 लगाओ, sin 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस पता नहीं है हमें, बेस पता है, 10 लगा दो फिर, tan 30 कितना होता है, बेस a/2 अपॉन में नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या कर रहा हूँ यार मैं, D2 अपॉन में a/2। तो यहाँ से D2 की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा, a/2 tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो कितना आएगा, a/2√3, परपेंडिकुलर आएगा। तो अब मेरे ख्याल से ये भी आ जाएगा, इसमें लगा दो sin 30 D1 के लिए, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं, इसमें cos 30 लगाइए फिर,
क्योंकि हमें बेस पता है ना, हाँ तो बेस पता है तो कोस लगाइए, तो कितना हो जाएगा a/2 इंटू में d1। तो d1 अगर कितना निकालोगे तो d1 आ जाएगा a/2, यस d1 आ जाएगा a/2, साथ में आएगा cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2, कैंसिल हो गया, तो a/√3, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ d1 आ गया a/√3, तो ये एंगल कितना बन रहा है इसका 60, a/3 cos 30/√3, बहुत बढ़िया, sin 30, और ये बन जाएगा sin 30, a/2 आना चाहिए ना, एक मिनट, a/√3 sin 60, बिल्कुल सही। हाँ तो ये दोनों बिल्कुल हमने सही निकाले हैं, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा हम एकदम कंफर्म कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो ये कितना हो जाएगा KQ/में d1 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² /3 आएगा, वो 3 ऊपर ले जाएगा, प्लस में कितना हो गया KQ/में d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a², और ये कितना हो जाएगा 3 4 12 ऊपर आ गया इक्वल टू 0। ध्यान से देखो जरा, ये जो चीज़ है उसमें KQ की वैल्यू निकाल लो तो माइनस में आएगा, a² से a² कैंसिल करो, Q से Q मतलब K से K कैंसिल करो, एक तो बच गया माइनस में /4, 4 आया, माइनस का Q/4 आ रहा ना, यस माइनस Q/4, और ये आपका करेक्ट आंसर भी है। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके चलो, तो ये आज की क्लास मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी हो गई होगी, और अब बाकी का जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे पास में, रोटेशन के क्वेश्चन हैं जिसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स अच्छे से यूज हो रहा है, मतलब मैकेनिक्स भी आ रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी यूज है, अच्छे से यूज हो रहा है। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा, बहुत ही सिंपल था, ये तो मैंने लास्ट में ऐसे कर दिया एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है ना। बीच पीछे वाले मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन करते वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, टॉर्क वाले, इक्विलिब्रियम वाले। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चे का 11th बहुत अच्छा है, 12th में जोर ही नहीं आएगा, जिसका 12th वीक है भैया मुश्किल है थोड़ा, बाकी कोशिश करते रहिए आप, सफलता एक दिन जरूर कदम सुनाइए। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।